नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र जेटली, आपका दोस्त हार्ड एंड शाइन से। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जो आज तक मैंने YouTube पे कभी नहीं डाला। और आप विश्वास करें, इस तरीके की जानकारी फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने के लिए आपको पूरे YouTube चैनल में कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ उसमें आपको फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए पूरी डिटेल्स हैं। और पूरी डिटेल्स वो नहीं है, कुछ लोग हैं जिनका फ्लाई ऐश ब्रिक का कारखाना ऑलरेडी है, कुछ लोग हैं जो अब लॉकडाउन के बाद कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने को जाएंगे। तो फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए जो मेन उसकी कॉस्ट एनालिसिस होती है कि एक ब्रिक को बनाने के लिए टोटल कितना पैसा खर्चा होता है, उसको लेके हम आज चर्चा करेंगे। तो मैंने कुछ सैंपल्स के तौर पे रेट एज्यूम किए हैं। आप उस एजम्पशन के तौर पे आप उसको एक पैरामीटर मान के आप अपनी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। एक बार मैंने आपको बता दिया कि फ्लाई ऐश ब्रिक को बनाने के लिए कैसे कैलकुलेशन की जाती है, तो आप अपने शहर में जो आपका सीमेंट या आपके यहाँ स्टोन डस्ट या आपके यहाँ जो भी उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं फ्लाई ऐश, उन सारे चीज़ों का रेट आप उसकी जगह पर रिप्लेस करके आप खुद ही कॉस्ट निकाल सकते हैं और आप खुद ही तय कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि सर, जब आप इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं या लोग जो आने वाले हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इंडिया में कोई 50,000 से ज़्यादा फ्लाई ऐश ब्रिक्स के प्लांट होंगे, लेकिन आप देखो इतना ट्रिमेंडस कंपटीशन है इस इंडस्ट्री में कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनके प्लांट के खर्चे नहीं निकल रहे। ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री ख़राब है, लेकिन हर इंडस्ट्री को चलाने के लिए कुछ पैरामीटर्स हो। लेकिन कंपटीशन के दौर पे कोई ईटा 5 रुपये का बेचता है, कोई 4 रुपये का बेचता है। तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि आप जो लोग इस ईंटे को बनाते हैं वो लोग तो देखें ही देखें। आप इस वीडियो को अपने कस्टमर्स को, जो मशीन बनाने वाले लोग हैं उनको फॉरवर्ड करें। जो कस्टमर यूज़ करना चाहता है, जो कॉन्ट्रैक्टर फ्लाई ऐश ब्रिक को यूज़ करना चाहता है, इस वीडियो का आप उसको फॉरवर्ड करोगे तो आप उसको ईजिली कन्विंस कर सकते हो कि सर, अगर 5 रुपये या 6 रुपये या जिस रेट में आप ईंटा दे रहे हो और कोई आदमी उसको सस्ते में ईंटा दे रहे तो कैसे दे सकता है। ये बिल्कुल कट थ्रू कंपटीशन है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन मैंने बताई हुई है कि आप उससे टेबल पे बैठ के आप वो इकोनॉमिकल कैलकुलेशन अगर आप अपने कस्टमर को बताओगे तो उसको भी समझ में आएगा कि अगर आप कोई ईंटे की क्वालिटी कैसे वैरी करती है रेट को लेकर। तो मैं आपको अभी मोटा मोटी समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट एनालिसिस फॉर ब्रिक प्लस। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रिक बनाने का तरीका, वो सीमेंट बेस्ड है। देखिए, इंडिया में 2 तरीके से फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनती है। एक होता है फ्लाई ऐश लाइम और जिप्सम को बना के मिला के, और एक होता है सीमेंट फ्लाई ऐश स्टोन डस्ट या रिवर सैंड को मिक्स करके। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है सीमेंट बेस्ड फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए। तो आज जो आप कैलकुलेशन देखेंगे वो इसके लिए। फिर अगली वीडियो में अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और किसी का कमेंट आएगा कि आपको फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम के ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। अगर किसी को पेवर ब्लॉक बनाने के लिए वीडियो चाहिए होगा, कैसे कॉस्ट एनालिसिस ऐसे बनाई जाती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज अपन शुरू करते हैं जल्दी से कि फ्लाई ऐश ब्रिक की जो ज़रूरत होती है वो कैसे बनता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा है, कैलकुलेशन फॉर 500 kg टोटल इनपुट मटेरियल। जो लोग नए हैं तो उनको तो पता ही है, जो लोग भी भाई हमारे फ्लाई ऐश ब्रिक बनाते हैं तो उनके पास एक पैन मिक्सचर होता है। पैन मिक्सचर का कैपेसिटी होता है, किसी का पैन मिक्सचर 300 किलो का होता है, किसी का 400 kg का होता है, किसी को 500 kg का होता है। पैन मिक्सचर की कैपेसिटी डिपेंड करती है उसके नीचे जो एक मोटर लगा होता है जो उस पैन मिक्सचर को घुमाता है, तो उसके तौर पे पैन मिक्सचर की कैपेसिटी तय होते हैं। तो मैंने आज जो उदाहरण के तौर पे लिया है वो 500 kg रॉ मटेरियल जो एक पैन मिक्सचर में आता है उसके लिए लिया है। तो दोस्तों, मैंने जो 500 kg के मिक्सर के लिए लिया है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन फॉर 500 kg टोटल इनपुट मटेरियल। हम पैन मिक्सचर में सब कुछ, मतलब देखिए फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए टोटल 3 कंपोनेंट लगेंगे आपको जब आप सीमेंट से बनाओगे। पहला होगा फ्लाई ऐश, दूसरा होगा सीमेंट और तीसरा होगा स्टोन डस्ट या कोई भी फिलर मटेरियल। आपके यहाँ सैंड सस्ता होगा तो आप सैंड भी डाल सकते हो। तो 500 kg हम टोटल इनपुट मटेरियल डालेंगे। और अगर आप देखो, जो मैंने ब्रिक की साइज जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है वो 9 सवा 4 3 230 × 110 × 75 mm का जो ब्रिक होता है, उस ब्रिक की साइज को लेके मैंने चला है। और अगर आप उस जो मैंने कंपोजिशन तैयार किया है उस हिसाब से अगर आप ईंटा बनाते हो तो आई एम वेरी श्योर, मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, हजारों लाखों करोड़ों ईंटें बनाए हैं और आज भी मेरा केमिकल है जो इंडिया के करीब 500 से 1000 2000 प्लांटों में जाता है और सेटिस्फाई इंडिया के बाहर भी हम लोग भेजते हैं। तो अगर जो कंपोजिशन मैंने यहाँ पे आपको बताया उससे अगर आप ईंटा बनाते हो तो आपके ब्रिक का जो वेट है वो 3 किलो को एक्सीड नहीं करेगा।
तो 3 ब्रिक का वेट 3 किलो, टोटल इनपुट मटेरियल 500 kg। अब हम लोग जब 500 kg मटेरियल डालेंगे, देखिए मैंने लिखा है टोटल बैच साइज फॉर 500 kg पैन मिक्सचर। अब 500 किलो जब अपन माल डालेंगे तो हमने परसेंटेज वाइज डाला हुआ है, क्योंकि आप कभी भी देखिए कोई भी चीज़ आपको डालनी है तो वॉल्यूम वाइज नहीं डालनी है, आपको अपने पैन मिक्सचर में सारा मटेरियल वेट वाइज ही डालना है। क्योंकि आप वॉल्यूम वाइज डालोगे तो आपका कभी भी कैलकुलेशन बरोबर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप जिस तसले में, जिस घमेले में, जिस तगाड़ी में फ्लाई ऐश भरते हो सकता है वो 10 किलो आए, उसी घमेले में सीमेंट 14 किलो आएगा, उसी घमेले में आप डस्ट भरोगे तो 20 किलो आएगा। तो हमको कोई भी चीज़ उसमें जो इनपुट डालना है वो वजन के हिसाब से डालना है, उसके वॉल्यूम के हिसाब से नहीं डालना है। ये चीज़ को आप ध्यान पे रखिएगा। अब देखिए टोटल बैच साइज 500 kg के पैन मिक्सचर में हमने आइटम का वेट, आइटम का रेट और कितने का वो माल लगेगा। तो हमने पहला अमाउंट लिया है, पहली चीज़ हमने ली है इसमें फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश डालेंगे 50%। अब आप इसमें पूछोगे 50% फ्लाई ऐश हम क्यों डालेंगे। दोस्तों आप गजेट नोटिफिकेशन गूगल की साइट पे जाके सर्च कर सकते हो, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है व्हाट इज़ फ्लाई ऐश ब्रिक। उसमें फ्लाई ऐश ब्रिक की सीधी सीधी परिभाषा दी है कि वो ब्रिक जो अपने वजन का 50% फ्लाई ऐश कंज्यूम करता है। क्योंकि फ्लाई ऐश इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है, उसका कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी और इतनी छूट देती है हमें इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए। तो सरकार ने निर्धारण करके रखा है कि फ्लाई ऐश की कैटेगरी में वही ईट आएगा जिसमें कम से कम 50% फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 50% फ्लाई ऐश, हालांकि अगर आप देखो इसके बारे में बाद में आपसे बोलता हूँ, पहले अपन इसके कॉस्ट एनालिसिस पे आते हैं। तो मैंने लिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो मानक है फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए 50% फ्लाई ऐश होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों देखिए 50% फ्लाई ऐश लिया है। अगर हम 500 kg का बैच लेते हैं तो 50% के हिसाब से हमको 250 kg फ्लाई ऐश लगेगी। अब 250 kg फ्लाई ऐश लगेगी और मैंने यहाँ पे उसका रेट पकड़ा 1000 रुपये टन। मैं जिस शहर में रहता हूँ, मैं सतना MP मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ, सतना में। यहाँ से कोई भी नियरेस्ट पावर प्लांट 300-350 किलोमीटर से दूर नहीं है। तो वहाँ से जो फ्लाई ऐश आता है उसका कम से कम जो भाड़ा होता है वो 800 से 900 रुपये टन होता है और 100 रुपये टन की कम से कम उसकी अनलोडिंग खाली करने का चार्ज लग जाता है। तो हमको यहाँ पे जो फ्लाई ऐश आती है 1000 रुपये टन पड़ती है, मतलब कि 1 रुपया किलो। हो सकता है कुछ लोग पावर प्लांट के बिल्कुल पास में होते हैं, उनको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाई ऐश आती हो। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, 50% भाड़ा भी 300 किलोमीटर के जो अंदर होता है। तो बहुत से शहरों में चालू है और हो सकता है पूरे धीरे धीरे इंडिया में चालू होगा। तो मैंने जो रेट पकड़ा है वो 1000 रुपये टन के हिसाब से पकड़ा, यानी 1 रुपये किलो। हो सकता है आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपको 200 रुपये या 250 रुपये टन भी फ्लाई ऐश पड़ता हो। तो जो मेरा खर्चा है मैंने 1000 रुपये से जोड़ा है, आप उसको यहाँ पे सीधे सीधे अपने रेट के हिसाब से आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वो बहुत सिंपल, अगर आप लोग फैक्ट्री चला रहे तो इतना कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने 50% फ्लाई ऐश लिया। 50% फ्लाई ऐश अगर 500 kg का बैच बनाते हैं तो हमको टोटल 250 किलो फ्लाई ऐश की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में अगर 1000 रुपये टन में हमको फ्लाई ऐश पड़ती है तो उसको हमको 250 रुपये यानी 1 रुपये किलो हुआ, तो 250 रुपये की ये फ्लाई ऐश लग गई। ठीक है सर। उसके बाद हमको सीमेंट लगेगी। सीमेंट हमको अगर OPC यूज़ करते हैं, आप जैसा कि जानते हैं आप सारे लोग, OPC और PPC 2 तरीके की सीमेंट होते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एक पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। OPC सीमेंट आप डायरेक्ट जब कंपनी से ही परचेज करते हैं, डायरेक्ट परचेज करते हैं तो ही स्पेशल ऑर्डर पे मिलती है। अगर आप बाजार से कहीं से भी खरीदते हो तो OPC सीमेंट नहीं मिलती है, वो PPC होते हैं। उसमें फ्लाई ऐश का 25 से 30% कंटेंट होता है। तो अगर आप OPC सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आपको जो सीमेंट है वो 8% मैंने पकड़ा हुआ है। अगर आप PPC यूज़ कर रहे हो तो रिकमेंड करूँगा कि आप 10% यूज़ करो, अगर फ्लाई ऐश 50% यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है। 8% आप OPC सीमेंट यूज़ करते हैं, 40 किलो सीमेंट आपको लगेगी। जब आप 500 kg का बैच बनाओगे तो 8 पंचे 40, 8% के हिसाब से आपको 40 kg सीमेंट लगेगा। साधारणतः आप बाजार में देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे हमको सीमेंट की एक बोरी 300 रुपये की लोडिंग अनलोडिंग करके मिलती है, यानी 6 रुपये किलो, 6000 रुपये टन। तो हमको अगर 40 किलो सीमेंट लगेगी तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 240 रुपये किलो की सीमेंट लग गई। इसके बाद सर हमको लगेगा स्टोन डस्ट, क्योंकि वैसे भी रिवर सैंड अब सब जगह मिलता नहीं है, क्योंकि सैंड माइनिंग पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बैन है और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो स्टोन डस्ट ही इजीली मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस्टिंग के लिए आपसे स्टोन डस्ट की चीज़ देखी हुई है। अब हमको स्टोन डस्ट यहाँ पे 42% लगेगा, क्योंकि 100% वॉल्यूम को गेन करने के लिए 50% अगर हमने इसमें फ्लाई ऐश डाल दी, 8% हमने सीमेंट डाल दी, तो बचेगा जो 42% वो हमको स्टोन डस्ट लगने वाला है। तो स्टोन डस्ट हमको लगेगा 210 किलो। अब 210 किलो स्टोन डस्ट जो है हमको मान लीजिए रेट पड़ा 500 रुपये पर टन।
अब मैं दोस्तों आप लोग को स्टोन डस्ट की भी कैलकुलेशन बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ स्टोन डस्ट 2000 रुपये का ट्रॉली मिलता है, 100 CFT, टन में नहीं मिलता, वजन में नहीं मिलता, बहुत जगह लोगों को CFT में मिलता है। तो अगर 2000 रुपये का आपको 100 CFT माल मिलता है तो आप मतलब, और अगर आप 100 CFT आप देखोगे तो 1 CFT स्टोन डस्ट करीब करीब 40 किलो होता है। तो 100 CFT डस्ट मतलब हो गया, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, 1 CFT इक्वल टू 40 kg अप्रॉक्स इसलिए बोलता हूँ सर हर आइटम का बल्क डेंसिटी वेरी करता है, पर 40 किलो में अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो करीब करीब आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन के पास होते हो। तो अगर आप 2000 रुपये में 100 CFT माल खरीदते हो तो ऑब्वियसली वो आप 4 टन माल ले रहे हो, 4000 किलो ले रहे हो, क्योंकि 100 इंटू 40 इक्वल टू 4000। तो आपको जो 500 वो आपको पड़ा 500 रुपये टन। अगर इसमें आपको कोई डिटेल में अगर कैलकुलेशन चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हमने जब 42% स्टोन डस्ट डाला तो हमको 210 किलो स्टोन डस्ट लगेगा, 50 पैसा किलो यानी 500 रुपये टन है तो हमको 105 रुपये की स्टोन डस्ट लग गई। अब दोस्तों आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ दो, ये टोटल रॉ मटेरियल है, अभी इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। पानी आपको फ्री मिलता है इसलिए पानी का मैंने कोई कॉस्ट नहीं जोड़ा है। तो आप देखिए 250 रुपये की आपने 500 kg रॉ मटेरियल के पीछे की मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ कि जब आपने 50% फ्लाई ऐश डाली तो 250 kg आपने फ्लाई ऐश डाली, 1000 रुपये टन के हिसाब से आपको फ्लाई ऐश आई तो आपने 250 रुपये की फ्लाई ऐश डाली। इसी तरीके से 8% आपने सीमेंट डाली, 6 रुपये किलो आपकी सीमेंट हुई, 240 रुपये की आपकी सीमेंट डल गई। ठीक इसी तरह आपने स्टोन डस्ट जो है आपने 210 किलो डाली, 50 पैसा किलो था, 105 हुआ। इन तीनों का टोटल आप दोस्तों देखो 595 रुपये आता है, 595। ये टोटल इनपुट मटेरियल आपके रॉ मटेरियल का कितना खर्चा हो गया, 595। अब देखिए दोस्तों हमने क्या पहले ही बोला था कि हमारे अगर हमने मान लिया हमारे ईंट का वजन कितना है 3 किलो, तो अगर हमारी एक ईंट 3 किलो की है और हमने उसमें टोटल रॉ मटेरियल हमने डाला है 500 किलो, तो ऑब्वियस सी बात है 500 kg को 3 kg से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी एक लोड में एक बैच में कितनी ब्रिक निकलेगी। तो देखिए मैंने 500 को टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक वेट ऑफ ब्रिक, तो ये करीब करीब आप 500 से 3 kg को डिवाइड करोगे, 500 आप समझ गए ना, ये था टोटल इनपुट मटेरियल, 3 kg एक ईंट का वजन था। तो ये टोटल आप 166.66 ब्रिक बना सकते हो, 166 ब्रिक आप एक लोड में 500 kg में बना रहे हो। ठीक है, मैंने इसको राउंड फिगर में 165 कर दिया। एक ईटा टिप 2 ईटे का माल कम हो गया ज़्यादा हो गया, मैंने इसको 165 ले लिया। आप अपने हिसाब से इसको जैसा करना हो आप कर सकते हो। अब दोस्तों देखो टोटल एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल हमने 165 ब्रिक बनाने के लिए फॉर मेकिंग 165 ब्रिक्स वी हैव स्पेंट ऑन रॉ मटेरियल टोटल रुपीज 595 रुपीज। 595 रुपये खर्च करके हमने कितने ईटे निकाले 165। तो एक ब्रिक का कॉस्ट निकालने के लिए ऑलवेज जो फॉर्मूला होता है वैल्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमने कितने रुपए खर्च करके कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स बनाई, तो 595 डिवाइडेड बाई 165 तो इक्वल टू आप देखोगे ये 3 रुपया 60 पैसा एक ब्रिक का कॉस्ट है। पर ये सिर्फ रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। अब ब्रिक बनाने में सिर्फ रॉ मटेरियल ही तो नहीं लगता, आपने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपने प्लांट लगाया होगा, सारी कुछ चीज़ें लगाई होंगी। अब हम उन खर्चों पे आते हैं। आपने ये देखे मैंने लिखा 3 रुपये 60 पैसे 3 रुपीज़ 60 पैसा एक ब्रिक का रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब एक एवरेज प्रोडक्शन लेते हैं, कोई आदमी 10,000 ईटा बनाता है तो उसका महीने का इतना बिल जो आता है, उसका पावर जो जलता है, वाटर पंप चलता है, सारा कुछ मिला के जो हमने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है कि एक ब्रिक के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आता है वो करीब करीब 10 पैसा आता है। ठीक, 10 पैसा 3 रुपये 60 पैसे का ईंट का खर्चा हो गया, 10 पैसे की आपकी उसमें बिजली खर्च हो गई। अब लेबर का खर्च आता है। लेबर का खर्च आप देखोगे एवरेज अगर आप राउंड महीने का 26 दिन प्लांट चलाते हो तो आपका जो लेबर का खर्चा आता है वो करीब करीब 50 पैसा आता है, 50 पैसा। 50 पैसे के बाद में अब हमारा एक प्रोडक्ट होता है ब्रिक प्लस। मैं यहाँ पे आप लोग के साथ अपने ब्रिक प्लस का कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे इंडिया में हज़ारों कस्टमर हैं, इंडिया के बाहर लोग कस्टमर्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। क्योंकि जब आप 8% सीमेंट डालते हो और हमारा ब्रिक प्लस यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट है, क्योंकि फ्लाई ऐश हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। और जब आप ईंटे में कितना भी कुछ कर लो, 8% नहीं आप 16% सीमेंट डाल दो, लेकिन दूसरे दिन आपके ईंटा जब आप स्टैक यार्ड में उसको स्टैकिंग के लिए लेके जाओगे तो उसका कोना किनारा टूटता है।
तो उस कोने किनारे को डैमेज को रोकने के लिए, आपके वेस्टेज को रोकने के लिए, माल की स्ट्रेंथ को और अच्छा इंक्रीज करने के लिए हमारी कंपनी ब्रिक प्लस अल्ट्रा बनाती है, जिसका खर्चा एक ईंटे के ऊपर करीब करीब 10 पैसा आता है। वो कैलकुलेशन इसमें भी कवर नहीं हो सकती, क्योंकि उसको भी समझाने के लिए फिर बहुत समय लगेगा। तो आप मेरे से अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को का कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिएगा, तो मैं आपको अपने ब्रिक प्लस की अल्ट्रा की भी कॉस्टिंग बता दूंगा कि एक ब्रिक में कितना आता है। और ब्रिक प्लस अल्ट्रा का कोई खर्चा नहीं, उससे आपका सेविंग ही होता है। लेकिन वो टॉपिक कभी फिर लेंगे, अगर आप लोग की गुजारिश होगी। अभी हम आपको इसको कॉस्ट में लेते हैं। तो सर 3 रुपये 60 पैसे का हम लोगों ने दोस्तों रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 पैसा, इलेक्ट्रिसिटी 50 पैसा, लेबर कॉस्ट, ब्रिक प्लस अल्ट्रा का खर्चा, केमिकल का 13 पैसा हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आप जिस मशीन में ईंट बनाते हो, फ्लाई ब्रिक बहुत ही हाई प्रेशर पे, हाइड्रोलिक प्रेशर पे, न्यूमेटिक सिस्टम पे काम करता है। उसका डाई होता है, एक डाई आप बनाने को जाओ बाजार में तो लाख रुपया से कम नहीं आता है। साल 2 साल में वो डाई जब खराब हो जाता है तो आखिर वो आपके लिए स्क्रैप हो गया। तो वो डाई का खर्चा, क्योंकि डाई कंज्यूमेबल है, पावर पैक में हाइड्रोलिक ऑयल लगता है, वो हाइड्रोलिक ऑयल भी कंज्यूमेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप देखो, कभी छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट आता है, कोई ना कोई खर्चा होता है, ब्रेकडाउन आता है, तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये ऐसा होता है। जो मैंने 10 पैसा पकड़ा है कि एक आदमी 10,000 ईंट बनाता है तो उसका रोज का 1,000 रुपये ये खर्चा है। पर हो सकता है कि किसी दिन आपका खर्चा 1,000 रुपये भी ना हो, पर किसी दिन वो आपका 10,000 हो। 10 दिन तक आपकी मशीन बढ़िया चलती रही, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका उसमें 10,000 भी खर्चा हो सकता है। तो हम उसको 10 पैसा एक कांस्टेंट खर्चा पकड़ के चलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये सारा खर्चा आप मिलाओगे तो 4 रुपीज़ 43 पैसा आता है, 4 रुपये 43 पैसे। अब इसमें अब ये ईटा जब आप मशीन रूम से लेके जाओगे, बनाओगे, तो उसको ऐसा तो है नहीं कि ईटा मशीन से बना फिर उसको आप दूसरे दिन डिस्पैच कर दोगे। उसको कम से कम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 7 डेज ब्रिक प्लस अल्ट्रा डालते हो तो आप 7 से 10 दिन आप उसकी क्यूरिंग करने के बाद में डिस्पैच करते हो। तो उसको स्टॉक यार्ड में शिफ्ट करने और उसकी स्टैकिंग करने, क्यूरिंग करने का खर्चा मैंने यहाँ पे 7 पैसा पकड़ा हुआ है। अब आप देखोगे दोस्तों, स्टैकिंग क्यूरिंग खर्चे सारे मिला के ये जो 4 रुपये 50 पैसे आप कॉस्ट देख रहे हो, ये आपके एक ब्रिक की कॉस्ट होती है। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जिसमें आपका एक नया पैसा भी प्रॉफिट नहीं जुड़ा हुआ है। ये 4 रुपये 50 पैसे, ये 4 रुपये एक बार फिर ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं 4 रुपये 50 पैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसमें इस फ्लाई ऐश का बहुत बड़ा रोल है, जो मुझे 1 रुपये किलो पड़ रही है। एक आदमी को आप मान के चलिए, हो सकता है ये फ्लाई ऐश 1000 रुपये टन न पड़ के 500 रुपये टन पड़ रही हो, तो सीधे सीधे एक ईंटे के पीछे 50 पैसे का इम्पैक्ट आएगा। ये जो 4.5 रुपये आपको ईंट दिख रही थी, वो आपकी 4 रुपये में बननी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपकी 50% फ्लाई ऐश की किसी आदमी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाई ऐश आ रही है। पावर प्लांट के बगल में है, हो सकता है गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो, कुछ ऐसा हो, तो फ्लाई ऐश की अगर 0 हो जा रही है कॉस्ट, वहाँ पर फ्लाई ऐश का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लग रहा, आपके प्लांट में पावर प्लांट दे के जा रहा है, तो आपकी ये कॉस्ट जो है 1 रुपये नीचे आ जाएगी, 3.5 रुपये में आपका ब्रिक बन जाएगा। ये ब्रिक वो बनेगा, ब्रिक तो आप चाहोगे 3 रुपये का भी बनाना चाहोगे तो आप मुझे अपना रॉ मटेरियल का रेट दीजिए, मैं आपको 3 रुपये में भी बना के दूंगा, 2.5 रुपये में भी बना के दूंगा। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक की परिभाषा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है, और इस स्टैंडर्ड को मानने के लिए इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो क्योंकि अभी फ्लाई ऐश का ईंटा कोई नॉर्मल घरों में तो 1-2% लोग ही लगाते हैं, इन ईंटों का मैक्सिमम कंजम्पशन कहाँ होता है? जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो ठेकेदार होता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन बना रहा है, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बना रहा है, वहीं पे लगेगा। और वो आदमी इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को मानने के लिए बाध्य है। आप इस वीडियो को अपने ज़िले के कलेक्टर, अपने PWD डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं आपके डिस्ट्रिक्ट की, आप उनके पास लेके जाएं और आप ये प्रेजेंटेशन उनको भी दिखाइए कि अगर आप हमारे ज़िले में अगर कोई निर्माण कार्य कर चल रहा है और वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर आपसे 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये में ईंट मांग रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कैसे ले रहा है? क्योंकि उसको देने वाला भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम कर रहा है, उसके साथ क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ हो रहा है। होगा क्या, जब भी आप फ्लाई ऐश को इसमें आप कहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हो? अगर किसी के एरिया में फ्लाई ऐश 1 रुपये किलो है तो, और स्टोन डस्ट तो सबसे सस्ता आइटम वैसे, तो क्या चीज़ कम करेगा? फ्लाई ऐश को, अगर स्टोन डस्ट सस्ता और फ्लाई ऐश सबसे महंगा है तो सबसे पहले क्या करेगा? फ्लाई ऐश को कम करेगा, क्योंकि 1 रुपये किलो है, तो यहाँ पे वो बढ़ाएगा 500 रुपये टन वाला, 50 पैसे किलो वाला आइटम वो ज़्यादा डालेगा। सीमेंट की क्वांटिटी को 8% की जगह 6% कर देगा, 7% कर देगा। तो जब वो 6 या 7% करेगा तो ईंटे का वजन बढ़ जाएगा,
क्योंकि स्टोन डस्ट बहुत वजनी होता है, उसका बल्क डेंसिटी 40 किलो है। फ्लाई ऐश, अगर आपको मैं बल्क डेंसिटी नापने को बता दूं, अगर आप 1 लीटर में फ्लाई ऐश को भरोगे तो 900 ग्राम के आसपास आएगी, स्टोन डस्ट भरेंगे तो 1.5 किलो को पार कर जाएगी। तो आपका जब ईटा वजनी होगा तो जिस बिल्डिंग में लगेगा उस पर डेड लोड बढ़ेगा। डेड लोड बढ़ने से उस बिल्डिंग में स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, वो बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं रह जाएगी। स्टोन डस्ट ज़्यादा होने से उसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो ईटा गर्म भी जल्दी होगा। तो इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जो इंजीनियर्स इस ईटे को डिज़ाइन करते हैं, जिन्होंने इसका फॉर्मुलेशन तैयार किया होगा, वो कोई सरकारी स्कूल और ऐसे आलतू फालतू लोग नहीं होते हैं, वो हाईली कैलिबर्ड लोग हैं। IIT रुड़की और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुए लोग होते हैं, जो इंडिया में नीति आयोग और पॉलिसी प्लानिंग करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो दोस्तों, ये आप हमेशा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करने के बजाय आप सीधी कैलकुलेशन आप अपने कस्टमर के सामने रख दो। कोई इंडिविजुअल ले रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कि सर ये एक्चुअल में नियम है बनाने का। अब आप तय कर लो कि इसमें मैं क्या कम कर दूं। क्या मुझे तो आप 50 पैसे प्रॉफिट दे दो साहब, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या एक ईंटे के पीछे मैं 5 रुपए की चीज़ अगर मैं बेचता हूँ कोई चीज़, तो क्या 10% मेरा हक नहीं बनता है? आप उसको क्लियर कट, आप कुछ हिडन मत रखो, आप हिडन कर भी नहीं रहे हो। लेकिन उनको क्या लग रहा है, ये तो रोज 10,000 ईंटा बनाते हैं, एक ईंटे में कम से कम 1 रुपया कमाते हैं, 10,000 रुपया रोज कमाते हैं, महीने का 3 लाख कमाते हैं, साल का 36 लाख कमाते हैं, या आउडी ले आते हैं। उसको मालूम नहीं ईंटा प्लांट वाले की मारुति भी बिक जाती है। तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में काम करो, आप ये सारी कैलकुलेशन उसके पास रखो, और मुझे खुशी होगी अगर आपको कहीं पे मेरी हेल्प लगती है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को ये नटशेल में आपको मैंने बताया कि कैसे फ्लाई ऐश ब्रिक की कैलकुलेशन होती है। अब आप अपने एरिया के हिसाब से इन रेट्स को इनपुट डाल के, मेरे MP में ईंटा, मेरे सतना में ईंटा 4.5 रुपये का बनता है। उड़ीसा में फ्लाई ऐश के ऊपर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बहुत प्रमोट कर रही है। हो सकता है वहाँ पे फ्लाई ऐश का खर्चा इनसिग्निफिकेंट हो सकता है वहाँ पे ईंटा 3 रुपये के अंदर बन जाता हो, क्योंकि वहाँ पे तो लोग लाइम से भी बनाते हैं और उसमें जिप्सम डालते हैं, और वहाँ एक बेड ऐश निकलता है। उड़ीसा में जितने भी प्लांट हैं तो वहाँ पे एक बेड ऐश निकलता है, उस बेड ऐश में लाइम कंटेंट होता है। तो उसके साथ में जब आप बनाते हो तो लाइम कंटेंट आने के कारण आपके ईंट में और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि चूना आ रहा है ना, बाइंडर का काम वो चूना कर रहा है। या जिन फैक्ट्रियों में पेटकोक जलाया जाता है, तो पेटकोक जलाने के साथ में लाइम स्टोन की फायरिंग की जाती है, तो पकने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। तो कुछ जगहों का ये भी बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो आज बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इससे ज़रूर कोई जानकारी मिली होगी। और मेरी फिर आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मशीन मैन्युफैक्चरर्स के पास शेयर करिए, अपने कस्टमर्स को शेयर करिए जो आपके पास ईंट खरीदने आया और आपसे रेट को लेके वो डिससेटिस्फाइड है। आप उसके साथ A to Z ऐसी ट्रांसपेरेंट कैलकुलेशन करके उसको आप समझाइए। अपने ज़िले के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको ये चीज़ बताइए कि क्वालिटी ब्रिक कैसे बनेगा, क्योंकि हमको जब तक फ्लाई ऐश ब्रिक को हम बेस्ट क्वालिटी का मार्केट में नहीं लाएंगे, ये इंडस्ट्री दम तोड़ देगी। और इस इंडस्ट्री के जो दम तोड़ रही है या तो दम तोड़ देगी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रिक नहीं बनाते, जो लाइट वेट हो, बढ़िया शेप एंड प्रीसाइज्ड हो, शेप एंड साइज अच्छा हो। तो आप लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर को अवेयर करो। जैसे आज मैं आपको अवेयर करने के लिए आया हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक शेयर ही तो करना है। कोई कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करने आया तो आप उसको लेमन कहिए, सर देखिए ये वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन आप इस वीडियो को पढ़िए और आप आइए, आप पता कराइए बाजार में सीमेंट इसमें 6 रुपये किलो दिखी, आप बाजार में पता करें सीमेंट 6 रुपये किलो मिलती है कि नहीं मिलती है। आप स्टोन डस्ट, आपका घर बन रहा है तो आपने भी स्टोन डस्ट खरीदा, आप मार्केट में पता कर लीजिए आपके यहाँ स्टोन डस्ट क्या रेट मिल रही है, कितने की ट्रॉली मिल रही है, कितने की CFT मिल रही है, उससे आप कॉस्ट कर लीजिए। फ्लाई ऐश का आप उसको अपना ट्रांसपोर्टिंग की बिल्टी दिखा दे, देखिए साहब हमारे पास कितने का आता है, हमको कितने का मिल रहा है। ट्रांसपेरेंटली यू आस्क हिम फॉर 50 पैसा मार्जिन, आप उसको सिर्फ 50 पैसा मार्जिन के लिए बोलिए। और अगर आप 50 पैसा इस इंडस्ट्री के लिए बहुत हैंडसम मार्जिन है, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू गो फॉर इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ ब्रिक। आप अच्छा ईंटा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी के संकल्प को हम सब पूरा करें। तो और आज मोदी जी ने भी अपने उद्घोषण में कहा भी कि वोकल फॉर लोकल, आप अपने लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करो, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखो। मैं अपना प्रोडक्ट, मैं सतना जैसी छोटी जगह में रहता हूँ साहब, मैं यहाँ से अपना प्रोडक्ट, मेरा एक हार्ड एंड शाइन प्रोडक्ट है या ब्रिक प्लस अल्ट्रा है या हार्ड मैक्स है, मेरे प्रोडक्ट इंडिया के बाहर जाते हैं,
जो लोकल से ग्लोबल का सपना है वो मैंने पूरा करके देखा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। और इसीलिए आप सब भाइयों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।